आपको आपको मानते तक नहीं है। सऊदी अरब तो ये भी कहते हैं कि भाई आप अपने भिखारियों को अपने पास में रखिए। आखिर ये स्पेशल स्टेटस किस तरह का है? गरीबी को लेकर लगातार जिस तरह से आपने पैसे लिए, अभी भी 2025-26 की भी रिपोर्ट्स में कहा जाए कंगाल होने की कगार पे ही है। इतनी बार IMF से बेल आउट मिल रहा है, अभी फिर वही परिस्थिति है, उसका सेकंड राउंड जो है उसकी डिमांड की जा रही है। ये स्पेशल स्टेटस किस चीज को लेकर है? गुर्बत के लिए, आतंकवाद के लिए, किस चीज के लिए? अब आपने ना मेरी बात सुननी है। ये जो आपने मुझसे सवाल किया, अगर जवाब सुनना है तो मैं दूंगा, अपनी बात करनी तो मैं खामोश हो जाऊंगा और इस तरह चने खाऊंगा जिस तरह भी खा रहा हूँ। गुजारिश ये है खाइए, कि चने ना, खाने से आप कहते अच्छा हैं है, स्पेशल दिमाग भी स्टेटस तेज क्यों चलता है? है। आप क्या कह रही है? बोलिए बोलिए। आप कहती हैं स्पेशल स्टेटस क्यों है? स्पेशल स्टेटस इसलिए है कि कोई भी मुल्क जो होता है ना, उसकी एक स्पेशलाइजेशन होती है। जिस तरह आपकी एक स्पेशलाइजेशन है, इंसानों की होती है, मेरी एक स्पेशलाइजेशन है, इधर ये सोटी साहब की स्पेशलाइजेशन है, और भी जो आपके एनालिस्ट बैठे हैं। पाकिस्तान की स्पेशलाइजेशन उसका स्ट्रॉन्ग दिफा है, उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन है कि हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वारफेयर में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 40 सालों से हम हालत जंग में, बल्कि तकरीबन 50 सालों से। अब सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, मैं यहाँ पर कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान के पास उतना पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज हमें हैं, लेकिन उनको ये पता है, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, तुर्किया हो, उन्हें ये पता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे, अगर हम पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करेंगे जो हमारे दिफा को, हमारी डिफेंस को, हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको तगड़ा करेगा, तो हमारी जो फिर ज्वाइंट स्पेशलाइजेशन होगी, कोई किसी को आर्मी देगा, कोई किसी के डिफेंस को तगड़ा करेगा, दूसरा मुल्क उसको इकोनॉमिकली अरे सपोर्ट मोहम्मद करेगा। बिलाल और शफीक, यही आप इसे बैलेंस करके बताने की कोशिश करें। मैं समझ गई आप क्या बोलने की कोशिश करें। अरे मुझे एक बात बताइए, शायद उसी डिफेंस की आपकी काबिलियत का ही नतीजा है कि आप स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए आपको इनवाइट किया गया, और यही वजह है कि अपने ही मुस्लिम भाई जो आपके लिए हमेशा बड़े प्रिय रहे, उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाकर उन्हीं का ही खून बहाने की बात करते हैं आप। नहीं, मैंने आपको कहा था गजा में हम वो नहीं करेंगे। चुपचाप चले, मेरी बात सुन ले, बात सुन ले। आपका नेपाल है ना, वो हिंदू कंट्री है। नेपाल जो है बेसिकली वो एक हिंदू कंट्री है, लेकिन मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं ला रहा, बात सुन लीजिएगा पूरी। अरे मेरी आप आपने नहीं ला रहे, बात आपके सुनी है, आशिक मुनीर तो वही कर रहे मेरी हैं। बात सुने, और मेरी बात तो सुनो बीबी बात सुनो। मैं तो यहाँ भी कुछ कहा ही नहीं आपसे, वही नहीं बर्दाश्त होता। आपके नेपाल के साथ क्या रिलेशन है वो एक हिंदू मजहब के कॉन्टेक्स्ट में आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को, या आप समझते कि नेपाल और अब एक है। एज ए मुस्लिम ना, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा मक्का एक है, हमारा मदीना एक है। वी आर मुस्लिम, और एज ए मुस्लिम वी आर लाइक ए अभी वॉल, आप वी आर अपनी ही लाइक ए बात को, बॉडी। अभी आपने अपनी ही बात को पूरा दरकिनार कर दिया। कुछ देर पहले आपने अफगानिस्तानियों को अलग बात कह देते हैं। आप कहते हैं कि भाई जिस रूप में, जब अगर आप मक्का की एक बात करते हैं, सऊदी अरब वाले आपको एंटर नहीं देते। करुणा शंकर उपाध्याय जी, वही बात आप कह रहे थे। नहीं, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अभी भी बहुत बड़े भ्रम का शिकार है। उसे लगता है कि वह एक बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन किस प्रकार की सैन्य शक्ति है हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, और अफगानिस्तान के लड़ाकों ने भी बताया, सुन लो जरा, अफगानिस्तान के लड़ाकों ने भी बताया कि आपकी क्या हैसियत। इन्होंने सऊदी अरब के साथ अभी बहुत अच्छी है। हमने उन्हें ऐसे करके, हमने, मेरी बात सुने, वो जो उनकी, जो आप कह रहे हैं उनके लड़ाकों ने बताया हमारी क्या हैसियत है, उनकी हैसियत ये है कि हमने उन्हें घुस के मारा है। हम उनके पीछे वो समझते हैं कि वो दिल्ली में घुसे थे, चैंपियन है। दिल्ली में घुसे थे, हमारी कहां घुसे थे? जम्मू कश्मीर में घुसे थे। अरे घुसे कहां थे ये बता दो। मध्य प्रदेश में घुसे थे, छत्तीसगढ़ में घुसे थे, कहां घुसे थे ये बता दीजिए। क्या कह रही है? इनकी कोई भी मिसाइल, जी मैं बोलूं? जी जी बोलिए करुणा जी। इनकी कोई भी मिसाइल और कोई भी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में नहीं आ पाया। हमने सीमा पर ही सबको मार गिराया, और हमारी जो मिसाइलें गई या जो भी ड्रोन गए, उन्होंने बड़ी सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा, चाहे आतंकवादियों को आतंकी ठिकाने नष्ट करने का हो, चाहे इनके एयर बेसेस और शस्त्रागार नष्ट करने का हो, या इनके राडार सिस्टम को नष्ट करने का हो। तो आप देखेंगे दोनों देश की तकनीक में यह फर्क है। तो इनको तो हमने हर मोर्चे पर जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीटा है, और उसके बावजूद इनका ये बड़बोलापन ही कहा जाएगा कि इनको अभी भी लगता है कि सैन्य शक्ति है। दूसरी बात, अफगानिस्तान ने भी जब भी
इनकी झड़प हुई है, इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, और कई बार इनके क्षेत्र में अफगानिस्तान की सेना भी घुसी है, तो वहां भी इनकी कुछ चलती नहीं। ये किस सैन्य शक्ति की बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान के लड़ाकों से नहीं निपट पा रहे हैं, खैबर पख्तूनवा के लोग जो है इनको भगा देते हैं, इनकी चौकियों पर हमला कर देते हैं, इनके टैंक तोप उड़ा देते हैं। ये आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां भी ये दमन चक्र चलाते हैं, लेकिन वहां के लोग भी जो है इनके पूरी तरह से विरुद्ध है। न तो इनका अपने देश की जनता पर कोई नियंत्रण है, और न ही विश्व की सैन्य शक्ति में इनकी जो रैंकिंग है उसमें कोई इजाफा हुआ है। जबकि आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना की जो रैंकिंग 2025 की आई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमने जिस सफलता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके कारण हम चीन के ऊपर हमारी रैंकिंग भारतीय वायुसेना की तीसरे नंबर पर। लेकिन मुझे लगता है करुणा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई अमेरिका ने फ्री की बिरयानी दे दी तो खुद को मुस्लिम रहनुमा समझने लगे हैं। ये देखिए अपने आप को किस रूप में समझने लगे अमेरिका की तरफ से। अगर फील्ड मार्शल की तारीफ कर दी गई, मुझे लग रहा है ये शायद पाकिस्तान या मोहम्मद भूल जाते हैं, मोहम्मद बिलाल, कि ग्रीनलैंड पर भी नजरें हैं, वेनेजुएला पर भी नजरें हैं, कल को पाकिस्तान पर भी इसी तरह की नजरें हैं। बलूचिस्तान तो बेच ही दिया इसी रूप में जनरल सोरी जी, और यही वजह है बिलाल शायद समझ नहीं पा रहे। कहते हैं स्पेशल स्टेटस, किस चीज का? महंगाई का स्पेशल स्टेटस, बेरोजगारी का स्पेशल स्टेटस, आतंकवाद का स्पेशल स्टेटस, या ये कहा जाए गुर्बत के नाम पर सबसे ज्यादा गर्त में जाने वाला स्पेशल स्टेटस। नैना जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। लेखक ने बड़ी आंकड़ों के साथ आंकलन किया है कि हालांकि अमेरिका पाकिस्तान से दिल में नफरत करता, लेकिन पाकिस्तान से कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत है। इसका हमने एक उदाहरण देखा पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ। 1 महीने के अंदर भारत की 7 डेलीगेशंस 33 देशों में गई, 59 सदस्य की, दुनिया को बताने कि पाकिस्तान ने पहलगाम में क्या किया और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कितनी भारी विजय हुई। लेकिन उसी 1 महीने में पाकिस्तान को 3 सबसे बड़ी मॉनेटरी एजेंसी से, IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB से 43.4 अरब डॉलर का ऋण मिला। और इन तीनों संस्थाओं में वोटिंग राइट सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस और चीन के हैं, और बाकी जो देश हैं वो G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत में आए थे अक्टूबर 2023 को, जहां पे हमने उनकी मेहमान नवाजी पे 4000 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया और पाकिस्तान को 43.4 अरब डॉलर का ऋण दिलवा दिया। मेरे कहने का मतलब है, देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन तब भी तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं और उन्हें बेशुमार पैसा मिल रहा है, और यही पैसा का एक हिस्सा भारत में इस्तेमाल होता है आतंकवादियों को समर्थन करके। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है, हमें पहले उसे टैकल करना होगा, क्योंकि नैरेटिव वॉरफेयर में पाकिस्तान विजय हो जाता है, उसे दुनिया ऋण देती है, उसे महाशक्तियां सपोर्ट करती हैं, उसे अमेरिका का राष्ट्रपति सरांखों पे रखता है। तो ये जो नैरेटिव है, हमें ये नैरेटिव पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और यही नैरेटिव जो है वो आने वाले वक्त को लेकर एक बड़ा गंभीर भी बताता है स्थिति को। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, मोहम्मद बिलाल को जरा समझाइए। वो अपने आप को, मुझे लग रहा है कि एक अलग तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, नेपाल की, अखंड भारत की, बांग्लादेश की, इन सारी परिस्थितियों को लेकर। जी संजीव जी, समझाना नहीं, देखिए, बिलाल जी को समझाना, मैं ये जाहिर है कि ये समझ के परे वाले व्यक्ति हैं, इनको मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जो अपना सवाल करें तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हाँ, लेकिन सर मैं इस बात को लेकर समझना चाह रही हूँ। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को जरूर समझाइए। स्पेशल स्टेटस की बात की जाती है, स्पेशल स्टेटस तो ठीक है, कितनी यहाँ पर एक तरफ ये कहते हैं भाई मुस्लिमों के रहनुमा हैं, लेकिन जब अपनों पर गोलियां चलाने की बात आती है तो यहाँ पर इनका दोहरा चेहरा नजर आ जाता है। हमने देखा हाल ही में, और सभी को जो भी आवाज उठाएगा उसको या तो फांसी पे लटका देंगे या तो गोलियों के से भून डालेंगे। हाल ही में पिछले साल इस्लामाबाद में भी वही हुआ। बलूचिस्तान तो सबसे बड़ा लिंचिंग का एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है, केपी के बड़े स्तर में नजर आती है। अफगानिस्तानी तालिबान जो पहले इनके साथी थे, अब वो भी इनको दुश्मन नजर आते हैं, उनका भी खून बहाने में जरा भी गुरेज नहीं करते। वहां पर आखिर अल्लाह का प्यार कहाँ चला जाता है इनका?
नहीं, देखिए ये सारी बातें डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। ये उनकी अपनी आवाम को भी धोखा देने का काम करते हैं, पूरे विश्व को धोखा देने का काम करते हैं। अभी कल भारत के विषयों के बारे में बात कर रहे थे कि भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि चाइना के वीगर मुस्लिम्स को भूल जाते हैं। और वहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज और इथनिक माइनॉरिटीज के साथ वहां के हुक्मरान क्या करते हैं, पुलिस फोर्सेस क्या करती है, उसको वो जाहिर के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो देखिए नैना जी, इसका जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो इस तरीके की जो नीतियां होती हैं, उसका सबसे बड़ा अगर खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो स्वयं पाकिस्तान भुगत रहा है। अभी आप देखिए तो ये जो आतंकी भस्मासुर इन्होंने पाल रखे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और उसी तरीके की टैक्टिक्स पे अब बीएलए और बीएलएफ भी चल रहे हैं, दोनों के बीच का एक अलायंस भी है। तो ऐसे में ये जो टीटीपी है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को ही टारगेट करता है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करता है। और पाकिस्तान के लिए ये जो टीटीपी है सबसे बड़ा खतरा बन गया है कि आखिर टीटीपी आखिर इतना बड़ा खतरा कैसे बना। पाकिस्तान ने स्वयं तालिबान को ही खड़ा किया, और उसके बाद मैं जैसा कि मैं आपके शोज में नैना जी पहले भी कहता रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, एक तरफ तो काबुल की सत्ता पर अगस्त 2021 के पहले तालिबान को बिठाने के लिए पूरी कवायद अपनी कर रखी थी, यहाँ तक कि आतंकियों को भी भेज रखा था कि वो तालिबान के फेवर में जाके लड़े। और वहीं दूसरी तरफ वो सीमा पर बाड़ भी लगा रहे थे कि जब तालिबान आ जाएगा और टीटीपी के आतंकी जब आजाद हो जाएंगे जेलों से तो कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो ये जो उनकी ब्लाइंड साइटेडनेस और एक जो अंधदृष्टि जो है पाकिस्तान के हुक्मरानों की, उसका परिणाम ये है कि आज देखिए तो उनका जो पूरा वेस्टर्न फ्रंट है, जो अफगानिस्तान का फ्रंट है, वो ऑन द बॉयल है। अब तालिबान की सरकार के साथ डोनाल्ड लाइन को लेकर बात यहाँ पर आप ही की बात से मुझे नजर आती है, बार बार सऊदी अरेबिया का भी जिक्र यहाँ पर इस चर्चा में हुआ। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, यहाँ पर तो क्यों पाकिस्तान हमेशा अलग थलग पड़ जाता है, क्या वजह यहाँ पर नजर आती है? और रहनुमा बनने की अगर बात है तो क्यों वहां पर जो अपना ही इस्लामिक के नाम पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना तो उसमें भी अलग थलग है। खुद जम्मू कश्मीर के मसले को कई बार उठाने की कोशिश की गई लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो उसका नैना जी बहुत कारण स्पष्ट है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो चरित्र है ना, वो अवसरवादी है। वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है। कभी ये टर्की के खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी सऊदी अरबिया और यूएई के सामने जो है कटोरा लेके पहुंच जाते हैं कि हमें कुछ कर्ज दे दो। तो जो दो नावों पर सवारी करना, टर्की की जो लीडरशिप जो नया खलीफा बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का, कभी आप उसके साथ नजदीकी दिखाएंगे तो सऊदी अरबिया और यूएई कहां से खुश होंगे। और जहां तक सऊदी अरबिया और यूएई के भारत के साथ संबंधों का प्रश्न है, कल ही आपने देखा किस तरीके से यूएई के जो है की लीडरशिप और राष्ट्रपति नाहयान भारत में यात्रा पर आए, और सऊदी अरबिया के साथ भी हमारे संबंध बहुत ही गहरे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुत गहरे मित्र हैं। और दोनों सऊदी अरबिया यूएई के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है वो लगातार, पाकिस्तान की तो नींद ही उड़ गई होगी। अब पाकिस्तान जाहिर है कि देखिए भारत और सऊदी अरबिया के जो संबंध हैं और भारत और यूएई के जो संबंध हैं, उसका जो पैमाना है बहुत बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान की नींद उड़े चाहे ना उड़े, ये जो संबंध है ये लगातार बढ़ते जाएंगे, उसमें पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता है। और अब तो पाकिस्तान और अब तो हमारे तालिबान के साथ भी जो संबंध है वो अच्छे होते जा रहे हैं। तालिबान के साथ हमने अपने जो वर्किंग एंगेजमेंट्स है वो गहरे किए हैं। और तालिबान की सरकार के जो वहाँ के मिनिस्टर मुत्ताकी वो भारत में आए थे और करीब एक हफ्ते की यात्रा उन्होंने की थी। तो उससे भी भारत और तालिबान के साथ भी जो तारतम्य है वो गहरा है। और देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ नैना जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत अफगानिस्तान की जो अवाम है उसके भलाई के लिए लगातार अपने एंगेजमेंट्स बनाए रखेगा। और भारत पाकिस्तान के अवाम की भी भलाई चाहता है, लेकिन वो हुक्मरान जो पाकिस्तान के हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के संबंध किसी तरह से बेहतर हो। और इस लगातार अपनी अवाम को धोखे में रखने के लिए वो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं ताकि भारत का हुआ दिखा करके वो अपने मिलिट्री रूल को वहां बनाए रख सके। और इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा मैं फिर से कहूंगा वो पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी करती है। से ध्यान भटकाने के लिए कोशिश है ये इस तरह के बयान देने की बात है कि भाई जनता को बस यही कट्टरवादी और यही अपने बयानों में भाषणों में उलझा कर रखो, और क्योंकि उसके बाद में जो अगर बाकी मसलों की तरफ उनका दिमाग चला गया तो सवाल पूछने लग जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में यूएई के संबंधों की बात है। हाल ही में हमने
देखा प्रमुख कल ही आए हैं, पीएम मोदी के साथ में गर्मजोशी से मुलाकात हो जाती है। बाकी अन्य जगहों की भी यही परिस्थितियां हैं। आखिर किस गुमान में हैं आप? देखें, इसमें बात ये है, आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही। इधर सबसे पहले तो ये जो सोडी साहब बैठे हैं, जनरल है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, मुझे नहीं पता, इन्होंने अब इनकी बात में दोहराने लोगों, इसलिए इंटरफेयर ना कीजिएगा। इन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो पूरी दुनिया, बिलखुसूस 3 महाशक्तियां, ये इनके वर्ड्स हैं, यानी कहना चाह रहे थे यूएस से चाइना, रशिया, वो इसको ऑन करते हैं। दे डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट दी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान नैरेटिव इज ऑन द राइज। इट मींस कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हैज मेट सक्सेस, ये इनकी बात है। तो इन्होंने इसके साथ कहा कि वी नीड टू काउंटर द नैरेटिव दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग, क्योंकि वो बड़ी तेजी से चाइना, रशिया और अमेरिका में ना पेनिट्रेट किया है। तो इन्होंने खुद बैठ के कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल है। अगली बात जो आती है इनकी, अखंड भारत की आप बार बार कर रही हैं, आप आसिम मुनीर की बात बार बार कर रही हैं कि आसिम मुनीर क्यों ठेकेदार बन रहे हैं आलम इस्लाम के, बलोचियों को, यानी वो बलोचिस्तान के हालात देखें, केपी के हालात देखें। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, जो पाकिस्तान में केपी में हमारे पख्तून भाई हैं, या बलोचिस्तान में जो हमारे बलोच भाई हैं, वहाँ पख्तून हैं, या किसी भी कम्युनिटी से वहां रहने वाले लोग हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं, वो सब हमारे माथे का झूमर है, वो सब आसिम मुनीर के भाई बहन, बेटे बेटी हैं, वो सब हमारे हैं। आपके इस नैरेटिव के अनुसार सब आपके प्रिय भाई बंधु हैं, तो मुझे एक बात बताइए, तो इतना सिर्फ सेलेक्टिव क्यों आप हमेशा अपने आप को या आसिम मुनीर आपके सोचते हैं? कल एक खबर आई कि पाकिस्तान में अब न्यूक्लियर बंकर तैयार हो रहे हैं। समझिए, न्यूक्लियर बंकर अचानक से तैयार होने की बात होती है। 6 न्यूक्लियर बंकर तैयार हो रहे हैं, हर एक की कैपेसिटी 150-150 है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए लगभग 900 लोग। और वो बंकर किस लिए तैयार हो रहे हैं? पाकिस्तान के जो सेना है, पाकिस्तान के जो सैन्य अध्यक्ष हैं, पाकिस्तान के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके और उनके परिवार के लिए। आपके यहाँ की आबादी है 23 करोड़ के लगभग, या उससे ज्यादा की होगी। जब भी आपके यहाँ जो लास्ट मैंने डेटा पढ़ा 23 करोड़ के आसपास का था। तो भाई वो 23 करोड़ लोगों से क्या इतनी बेईमानी है? आखिर क्यों उनको, क्या उनके लिए मरने के लिए आपने सिर्फ भूखमरी छोड़ दी है, महंगाई छोड़ दी है, और आपने बचाने के लिए अपने ये डिक्टेटर, आपके जो आपके सेना अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से वो बंकरों की बात है। तो यहीं पर ही तो तस्वीर स्पष्ट हो जाती है ना कि आखिर किस तरह से आप ध्यान भटकाते हैं और क्या प्रेम जताते हैं। कल मुझे खबर मिली, मुझे भी बल्कि परसों मुझे खबर मिली 2 दिन पहले, कि योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी गांव माता का जब इन्होंने पेशाब का 3रा पैक लिया ना, तीनों की हालत बिगड़ गई। फिर दिल्ली में हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल, मोहम्मद बिलाल, ये बड़ी तकलीफ है आपकी, ये बड़ी तकलीफ है आपकी। मैंने आपसे सवाल पूछा, सुनिए आपको क्या लग रहा है अगर आप गौमूत्र या अगर गौ माता का जिक्र करेंगे तो तकलीफ होगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं होगी, मेरे पैनल में बैठे किसी व्यक्ति को नहीं होगी। मैंने आपसे बंकरों को लेकर सवाल पूछ लिया तो आपको तो मिर्ची लग गई बहुत ज्यादा मूत्र कौन पिएगा? तो जब मोदी चनाही खाए हो या कुछ और खाए हो और बीमार हो गए। अरे भाई, आप चने खाए हैं या कुछ और खाया अभी आपने? दिमाग आपका लगता है कहीं और चला गया है। आपको सपने आ रहे हैं क्या? बैठे बैठे सपने आ रहे हैं क्या? ये ख्वाब देख रहे हो? हमारी खबर है, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में मोदी जी। ये फेक न्यूज फैलाना बंद करो बिलाल, ये फेक न्यूज फैलाना बंद करो। ये फेक न्यूज कहाँ से मिल जाती है तुमको? ये फेक न्यूज कहाँ से मिल जाती है भाई? ये बिल्कुल फेक न्यूज है। ये तुम कहाँ से लेके आते हो? सब अभी चने खा रहे थे, फिर पता नहीं जाना तुम। इन्हें डर है कि भाई जब ये जो तिकड़ी जुड़ जाएगी, जब 2 लोगों ने तो इनकी इतनी बैंड बजा दी, इनको दोपहर में सपने आने लग जाते हैं, और अगर 3 लोगों की अगर तिकड़ी बन गई इनके लिए, तो आखिर जाने क्या होगा, नक्शे से गायब हो जाएंगे संजीव जी। और यही वजह है कि रह रहकर उनको बार बार यही बात नजर आती है। आप मुझे जवाब तो दे दो जरा बिलाल, कि आखिर वो 23 करोड़ लोगों का क्या गुनाह है? क्या वो पाकिस्तान में है, ये उनका बड़ा गुनाह है, और या फिर ये बड़ा गुनाह है कि आसिम मुनीर उनके सेना अध्यक्ष बन चुके हैं और उनको भुखमरी के लिए मरने के लिए छोड़ दिया है, महंगाई में, गुर्बत में मरने के लिए छोड़ दिया है?